जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं। ये भूगोल के संबंध में कह सकता हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्येक वर्ष पीएससी यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। 2024 में भी इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया जो आपको आगे की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। वो क्वेश्चन भी मैंने आज की क्लास में शामिल किया है। अब देखिए, हम मैं बार बार कहता हूँ कि भूगोल जब हम मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए मस्ट जो है वो चीज मैं हर क्लास में कहता हूं वो है सामान्यतः हमारे लिए उसका मध्य प्रदेश का मैप हमें क्या हो, याद हो। मध्य प्रदेश का जब आप मैप बनाओगे, मैं बार बार कहता हूं कि भूगोल के लिए सबसे मस्ट क्या है, मैप। और मैप ऐसे याद होना चाहिए कि सोते में भी बनवा ले तो आप मध्य प्रदेश का मैप बना सको। ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि आपको भारत का मैप भी ऐसे याद होना चाहिए कि जैसे बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की पोयम याद होती है। अब मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं में दो महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं बच्चे पढ़ते हैं। जैसे एक है विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल रेंज, ठीक उसी प्रकार एक बच्चे जो पढ़ते हैं वो एक और रेंज पढ़ते हैं, उसको कहते हैं सतपुड़ा श्रेणी। तो इस पूरी को जो नाम है इसको मोटे तौर पर जानते हैं किस नाम से, विंध्याचल रेंज के नाम से, विंध्याचल रेंज या विंध्याचल श्रेणी। और इसको नाम जानते हैं सतपुड़ा श्रेणी के नाम, सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज। अब सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी में हम बात करें तो मैं आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पर तीन भागों में इनको बांटा हुआ है। अब जो पहला भाग है ये, इसको विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत नाम दिया जाता है विंध्याचल, इसका नाम है विंध्याचल। नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसको जानते हैं हम भांडेर श्रेणी के नाम से, भांडेर श्रेणी। और इसको हम जानते हैं कैमूर श्रेणी के नाम से, कैमूर श्रेणी के नाम से। ठीक उसी प्रकार सतपुड़ा में भी तीन पार्ट हैं, पश्चिम मध्य और पूर्व की ओर जो फैले हैं, जिसमें इस पार्ट को हम कहते हैं, इसको थोड़ा हम ऊपर की ओर ले जाएं जिससे नीचे जगह अच्छी नहीं है। ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है राजपीपला श्रेणी, राजपीपला श्रेणी। इसको कहा जाता है महादेव श्रेणी और इस पूर्वी वाले भाग को कहा जाता है मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। तो आज की हमारी जो क्लास है मुख्यतः इन दो रेंजों पर आधारित होगी। इसके अलावा कुछ जो मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण पहाड़ी हैं, पठार हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। अब विंध्याचल का जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, अगर आपसे मैं पूछ लूं विंध्याचल का विस्तार किन किन राज्यों में है तो वो आपको राज्य याद होना चाहिए। जैसे प्रारंभ होता है गुजरात से विंध्याचल, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश प्लस बिहार, इन चार राज्यों में विंध्याचल का क्या है, विस्तार माना जाता है। जबकि सतपुड़ा का जो विस्तार है जबकि सतपुड़ा रेंज का जो विस्तार है वो सामान्यतः वो आपको देखने को मिलेगा गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन चार राज्यों में देखने को मिलता है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज में दो हमें समानता देखने को मिली कि दोनों का विस्तार चार चार किसमें है, राज्यों में है, बस राज्यों का नाम अलग अलग है। जैसे विंध्याचल का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में है, ठीक उसी प्रकार सतपुड़ा का विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे चार राज्यों में है। तो हमें ये दो समानता हमें देखने को मिली। हमने तीन तीन नाम दोनों के पढ़े कि विंध्याचल का पूर्वी पश्चिम विस्तार विंध्याचल, मध्य भाग भांडेर और पूर्वी भाग कैमूर कहलाता है। ठीक उसी प्रकार सतपुड़ा का पश्चिम भाग राजपीपला, मध्य भाग महादेव
श्रेणी और पूर्वी भाग मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे और डिटेल चर्चा के लिए जैसे मैंने आपको बताया है कि हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का मैंने पश्चिमी भाग आपको भी बताया मैप में क्या है, विंध्याचल जिसका नाम है, मध्य भाग मैंने आपको बताया जिसका नाम क्या है, भांडेर, और पूर्वी भाग मैंने आपको बताया जिसका नाम है कैमूर श्रेणी के नाम से हम जानते हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में जो श्रेणी फैली हुई है विंध्याचल की, उसको कैमूर श्रेणी के नाम से ही हम जानते हैं। पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में जो फैली हुई है उसको भांडेर श्रेणी कहते हैं। पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में केवल भांडेर श्रेणी पाई जाती है, जबकि विंध्याचल का विस्तार गुजरात के पश्चिमी भाग प्लस मध्य प्रदेश के भाग में ये पाई जाती है, यानी गुजरात का लगभग पूर्वी भाग पड़ेगा और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग देखने को मिले, जहां पर विंध्याचल मध्य भाग में भांडेर और पूर्वी भाग में कैमूर श्रेणी देखने को मिलती है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इस स्लाइड से क्वेश्चन बनने की संभावना है, जैसे वो ये पूछ ले कि विंध्याचल श्रेणी की कौन सी श्रेणी या विंध्याचल रेंज की किस श्रेणी का विस्तार यूपी बिहार में है, तो आप आंसर लगा दोगे कैमूर श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी की कौन सी श्रेणी या विंध्याचल रेंज की कौन सी श्रेणी पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में विस्तृत है, तो वह भांडेर श्रेणी। और विंध्याचल रेंज की वह कौन सी श्रेणी है जिसका विस्तार गुजरात और मध्य प्रदेश में है, तो वह है विंध्याचल स्वयं। अब नेक्स्ट इसके संबंध में और हमें डिटेल पढ़ना है, जैसे वो है सामान्यतः ये देखिए विंध्याचल का जो पहला पॉइंट है वो मस्ट है, और मैं कह सकता हूं कि शायद ही आपको मध्य प्रदेश की किसी सामान्य ज्ञान की किसी क्लास में ये नाम बताया गया हो कि विंध्याचल श्रेणी का जो प्राचीन नाम है या महाकाव्यों में जिसका नाम मिलता है उसको ऋक्ष पर्वत कहते हैं। विंध्याचल को महाकाव्यों में क्या कहा गया है, तो ऋक्ष पर्वत। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जब बच्चों के सामने क्वेश्चन आएगा तो कई बच्चे इसमें ढेर हो जाएंगे कि विंध्याचल को महाकाव्य में ऋक्ष पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब विंध्याचल मैंने आपको बताया कि इसका कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग, जो लिखा हुआ है कि ये पश्चिमी भाग है और इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियां जैसे मांडू धार में पड़ता है, मांडू की पहाड़ी, यहीं पर असरफी पहाड़ियां और यहीं पर वांगचू पॉइंट, इसके अलावा इसके अंदर काकरी बरडी, सलकनपुर पे माई लोग बन रहा है, यहाँ पर सलकनपुर में माता का मंदिर है और सलकनपुर की जो माता है वो सामान्यतः हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुलदेवी, और यहाँ पर एक लोक बन रहा है जिसको माई लोक के नाम से जाना जाता है। और भीमबेटका जैसी पहाड़ियां इसी पश्चिमी भाग विंध्याचल के अंतर्गत आती हैं। तो आपको एक प्रत्येक पॉइंट याद होना चाहिए कि विंध्याचल का पश्चिमी विस्तार विंध्याचल कहलाता है, जिसके अंतर्गत मांडू पहाड़ी, असरफी पहाड़ी, वांगचू पॉइंट, काकरी बरनी, सलकनपुर, बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, और भीमबेटका आदि श्रेणी आती है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या, इसकी जो दूसरी श्रेणी मैंने आपको बताई मध्य में है जिसका नाम क्या है, भांडेर श्रेणी। अब हमें जो पढ़ना है वो क्या है, भांडेर श्रेणी। अब भांडेर श्रेणी की हम चर्चा करें, देखिए भांडेर श्रेणी की अगर हम बात करें तो भांडेर जो श्रेणी है मैंने आपको बताया मध्य में विस्तृत है। हम पूर्व मैप देखें तो कौन से भाग में, मध्य भाग में देखने को मिलती है भांडेर श्रेणी। अब भांडेर श्रेणी का विस्तार मध्य में, ये लिखा है मध्य में, और पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में विस्तृत है। तो विंध्याचल की कौन सी श्रेणी जिसका विस्तार पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में है, तो वो है भांडेर श्रेणी। अब भांडेर श्रेणी की अगर आप बात करें तो श्रेणी के अंतर्गत ही विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है सद्भावना चोटी आती है। और ये किस जिले में पड़ती है, तो ये पड़ती है दमोह जिले में। दमोह जिले में ही विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर, या इसका अन्य नाम इसको कालूमर चोटी, कालूमर या कालुम्बे शिखर, कालूमर या कालुम्बे शिखर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपसे कोई इन तीनों में से कोई भी नाम आपसे पूछ ले तो आप कंफ्यूज मत होना कि सद्भावना चोटी, कालूमर, कालुम्बे, या इसको इंग्लिश में गुडविल चोटी, गुडविल, सद्भावना का अर्थ क्या होता है, गुडविल, सद्भावना यानी अच्छी भावना, गुडविल, तो इसको ही सद्भावना चोटी, गुडविल चोटी, कालूमर या कालुम्बे शिखर के नाम से जाना जाता है, जो कि संपूर्ण विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दमोह जिले में हमें देखने को मिलती है, दमोह जिले में। अब चूंकि अब यहां से एक और फैक्ट हमें बनता है कि भांडेर श्रेणी के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी हमें देखने को मिल रही है सद्भावना चोटी, अर्थात विंध्याचल का सबसे ऊंचा भाग, विंध्याचल रेंज का
विंध्याचल रेंज का सबसे ऊंचा भाग जो है, सबसे ऊंचा भाग जो है वो आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, तो वो सामान्यतः भांडेर है। क्योंकि पीएससी 2024 में आप नेक्स्ट स्लाइड जब देखोगे तो पीएससी 2024 का आप ये क्वेश्चन देखिए, वो क्या बोल रहा है कि विंध्यन स्कार्पलैंड, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी विस्तार है। जब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि विंध्याचल श्रेणी का यह मध्य भाग है, प्लस विंध्याचल श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग भी यही है भांडेर श्रेणी, और इस बार उसने जो पूछा वो ये पूछा कि विंध्याचल स्कार्पलैंड का दक्षिणी विस्तार जो है, इसका भी जो सही आंसर है वो है भांडेर का पठार। भांडेर श्रेणी या भांडेर पठार ही विंध्याचल स्कार्पलैंड का सबसे दक्षिणी विस्तार है। ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों से बना था और बच्चे इस क्वेश्चन को देख के इतना कंफ्यूज हुए कि यार ये कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन जब आप मेरा मैप देखोगे तो आप उसमें स्पष्ट महसूस करोगे कि आप खुद देखो विंध्याचल और भांडेर, तो पूरी श्रेणी में सबसे दक्षिण की ओर जो श्रेणी जा रही है वो भांडेर श्रेणी आपको स्पष्ट रूप से सबसे दक्षिण में जाने को देखने को मिलेगी। यानी कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट, और साउथ की ओर सबसे ज्यादा कौन सी विंध्याचल की श्रेणी जा रही है, तो भांडेर श्रेणी ही जा रही है। और यही क्वेश्चन 2024 में आया कि विंध्याचल श्रेणी का दक्षिणी विस्तार क्या कहलाता है, तो भांडेर पठार इसका आसानी से आंसर बच्चे लगा सकते थे। लेकिन बार बार कहता हूं बच्चे इसको हल्के में लेकर क्वेश्चन ने कई बच्चों को डुबो दिया। तो भांडेर श्रेणी इंपॉर्टेंट है, क्या है, मध्य भाग है, पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है, जिसको अन्य रूप में गुडविल, कालुमर, कालुम्बे शिखर भी कहते हैं, जो दमोह जिले में पाई जाती है। प्लस मैंने आपको बताया चूंकि सद्भावना चोटी जो सबसे ऊंची विंध्याचल की चोटी वो इस श्रेणी में देखने मिलती है, इस कारण से विंध्याचल रेंज का सबसे ऊंचा जो भाग है वो भांडेर श्रेणी ही है। और पीएससी 2024 का मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन भी स्लाइड में डाला, तो बताया गया कि विंध्याचल का सबसे दक्षिणी विस्तार, इसका दक्षिणी विस्तार कौन सा, वो भी भांडेर का पठार या भांडेर श्रेणी को माना जाता है। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सामान्यतः हमारी कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी के संबंध में क्या है, तो देखिए अब कैमूर श्रेणी मैंने आपको मैप में बताया कि कैमूर श्रेणी के कौन सा भाग है, सबसे पूर्वी भाग है, सबसे पूर्वी भाग हमारी कैमूर श्रेणी कहलाती है। तो कैमूर श्रेणी सबसे पूर्वी भाग है और इसका विस्तार कहां का मैंने बताया था, एमपी, यूपी और बिहार तक हमें कहीं ना कहीं आपको कैमूर श्रेणी देखने को मिलेगी। अब तो कैमूर श्रेणी कितने राज्यों में फैली है, 3 राज्यों में कैमूर श्रेणी देखने को आपको मिलती है। भांडेर श्रेणी कितने राज्यों में फैली हुई है, केवल एक राज्य मध्य प्रदेश में भांडेर आपको देखने को मिलती है, भांडेर केवल मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। कैमूर 3 राज्यों में, जबकि विंध्याचल श्रेणी आपको 2 राज्यों में देखने को मिलती है, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश। मैंने अभी आपको पूर्व की स्लाइड में बताया। अब जो कैमूर श्रेणी है इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण श्रेणियां आती है उसमें आती है त्रिकूट पर्वत और मैहर। साइड में लिखा है मैहर, मैहर जिला भी बनाए 5 अक्टूबर 2024 को। यदि मैहर जिला नहीं तो पूर्व में इसको सतना कहते, लेकिन त्रिकूट पर्वत अब मैहर जिले में आता है। और गिद्धराज पर्वत जो सतना जिले में आता है, यहाँ के प्रमुख श्रेणी या प्रमुख चोटी देखने को मिलती है कैमूर श्रेणी के अंतर्गत। अब त्रिकूट पर्वत पर मैहर लिखा है, इसी त्रिकूट पर्वत पर मां शारदा का मंदिर, मां शारदा का मंदिर किस पर्वत पर विराजमान है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पीएससी पूछ रहे तो इसमें कोई बड़ी आशंका वाली बात नहीं है। तो मां शारदा का मंदिर जो सतना में विराजमान है वो त्रिकूट पर्वत पर है, जो कि किस जिले में पड़ता है, मैहर डिस्ट्रिक्ट में देखने को हमें मिलता है। अब आपको मैं ये बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो वैष्णो देवी जी का मंदिर है, मां वैष्णो का जो मंदिर है वो भी त्रिकूट पर्वत ही पर बसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत की सबसे ऊंची शक्तिपीठ के रूप में मां वैष्णो देवी जानी जाती है, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची जो शक्तिपीठ है वो मां शारदा का मंदिर कहलाता है, जो कि त्रिकूट पर्वत मैहर पर मां विराजमान है। अब ये श्रेणी, इसी श्रेणी से केन नदी का क्या होता है, उद्गम स्थल है। केन नदी को अगर हम और डिटेल में पढ़े तो सुक्तिमती, इसका प्राचीन नाम क्या था, शुक्तिमती, और यह केन नदी का उद्गम स्थल मानने जाता है वो कैमूर श्रेणी ही है। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण नदियां भारत की यमुना और सोन है। यमुना और सोन के बीच ये कैसी श्रेणी है, जल विभाजक श्रेणी, अर्थात दोनों के जलों को, दोनों एक ऐसा भौतिक भाग जो दोनों नदियों के जल को बांटता हो उसको हम कहते हैं जल विभाजक। और जब आप कैमूर श्रेणी की लोकेशन देखोगे तो आपको मैं यहां पर बताऊं तो कैमूर श्रेणी की लोकेशन ये है, और यहां से मां यमुना गुजरती है। ये कौन सी नदी है, ये यमुना नदी है, यमुना। जबकि सोन नदी
जबकि सोन नदी जो गुजरती है वो इस प्रकार, सोन नदी इस प्रकार जो है, जबकि सोन नदी जो है आपको इस प्रकार देखने को मिलेगी, ये सोन नदी आ रही है। और इस प्रकार इसी के मध्य में जो फैली हुई है वो आपकी कैमूर श्रेणी है। तो कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के बीच क्या कर रही है, जल विभाजक का कार्य कर रही है। तो यमुना और सोन के बीच जल विभाजक कौन सी श्रेणी बनी, तो वो बनी सर हमारी कैमूर श्रेणी। आप देख पा रहे होगे कि ऊपर से यमुना, नीचे से सोन और मध्य में कैमूर श्रेणी, अर्थात कैमूर श्रेणी का मैंने आपको जब विस्तार बताया था तो मैंने बिहार तक इसका विस्तार बताया है। अर्थात ये इतनी लंबी श्रेणी है कि यमुना और सोन के बीच क्या बन गई, जल विभाजक। तो ऐसा कोई भी भौतिक क्षेत्र जो सामान्यतः दो नदियों के बीच का क्षेत्र विभाजित कर दे उसको हम जल विभाजक कहते हैं। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि यमुना और सोन के बीच जल विभाजक कौन सी श्रेणी है, तो कैमूर श्रेणी। ये क्वेश्चन पीएससी पूछ चुका है अपने पूर्व के एग्जामों में। तो यहां से हमने कैमूर श्रेणी के फैक्ट पढ़े कि कैमूर श्रेणी ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि यूपी और बिहार यानी 3 राज्यों में देखने को हमें कैमूर श्रेणी मिलती है। जबकि हमने पूर्व में भांडेर श्रेणी पढ़ी, वो केवल और केवल मध्य प्रदेश में विस्तृत है। जबकि विंध्याचल श्रेणी जो उसका सबसे पश्चिमी भाग था वो हमें 2 राज्य में देखने को मिलता है, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश। इसके साथ में हमने नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ा कि इसके अंदर कुछ पर्वत आते हैं, जैसे त्रिकूट पर्वत मैहर जिले में आता है, गिरिराज पर्वत सतना जिले में आता है। इसी त्रिकूट पर्वत पर मैंने आपको बताया मां शारदा का मंदिर विराजमान है, जिसको मध्य प्रदेश का वैष्णो देवी भी हम शक्तिपीठ के रूप में जान सकते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि वैष्णो देवी शक्तिपीठ भी त्रिकूट पर्वत पर जम्मू कश्मीर विद्यमान, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शक्तिपीठ है वो मां शारदा का मंदिर है। यह श्रेणी केन नदी का उद्गम स्थल है। केन नदी का उद्गम भी जिस श्रेणी से होता है तो वो कौन सी श्रेणी से होता है, कैमूर श्रेणी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ये श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूरे पूछ चुका है और पीएससी की अपनी आदत है कि वो क्वेश्चन को रिपीट करता है। यदि ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस प्रकार हमने एक श्रेणी हमने अपनी कंप्लीट करी और उसका नाम था विंध्याचल श्रेणी। और विंध्याचल श्रेणी को हमने पूरा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट श्रेणी पर जो हमें चलना है वो है सामान्यतः हमारी सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी पर हम आगे चलें तो आपको मिलेगा सतपुड़ा श्रेणी। अब सतपुड़ा श्रेणी का जिस प्रकार विंध्याचल का प्राचीन नाम ऋक्ष पर्वत था जो हमें महाकाव्य में देखने को मिलता है, ठीक उसी प्रकार आप देखोगे कि सतपुड़ा को महाकाव्यों में पर्यात्र पर्वत कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया पूर्व के मैप में कि विंध्याचल का पश्चिमी विस्तार विंध्याचल, मध्य भाग भांडेर और पूर्व भाग कैमूर, ठीक उसी प्रकार मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि सतपुड़ा का पश्चिमी राजपीपला, मध्य भाग महादेव और पूर्वी भाग मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम मुख्यतः चलते हैं अपने सतपुड़ा पर्वत पर। प्राचीन नाम आपको सबको याद करना है, क्या है, पर्यात्र। अब इसका पश्चिमी विस्तार मैंने आपको बताया राजपीपला श्रेणी, जिसका विस्तार भी हमें याद करना है जो कि गुजरात प्लस मध्य प्रदेश में देखने को मिली। जबकि मध्य भाग महादेव श्रेणी जो मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलती है। और मैकल श्रेणी जिसका विस्तार मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलता है। तो ये तीनों आपको पॉइंट याद रखने हैं कि सतपुड़ा श्रेणी 3 भागों में विभाजित है, पश्चिम मध्य पूर्व। पश्चिम को राजपीपला श्रेणी, मध्य को महादेव श्रेणी, पूर्व को मैकल श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजपीपला श्रेणी की। राजपीपला श्रेणी का जो मैंने आपको बताया अभी पश्चिमी भाग है। नेक्स्ट इसका विस्तार मैंने भी आपको बताया गुजरात और मध्य प्रदेश में है। फिर अब मध्य प्रदेश में कहां तक जी आती है, तो आप मैप में भी लिख लें इसको कि मध्य प्रदेश में आपको ये बुरहानपुर दर्रा, ये जो है यहां से इसको हम कहते हैं बुरहानपुर दर्रा। बुरहानपुर दर्रे तक आपको देखने को मिलती है। और ठीक उसी प्रकार महादेव श्रेणी हमारी यहीं पर आपको एक जगह मिलेगा खंडवा। खंडवा से सिवनी तक आपको देखने को मिलेगी महादेव श्रेणी और सिवनी से आपको अनूपपुर तक आपको देखने को मिलेगी आपकी मैकल श्रेणी। तो आपने ये विस्तृत आपसे समझा कि गुजरात से लेकर बुरहानपुर दर्रे तक राजपीपला, खंडवा से सिवनी तक महादेव और सिवनी से अनूपपुर तक जो श्रेणी जाती है उसको हम कहते हैं मैकल श्रेणी। अब राजपीपला श्रेणी मैंने आपको बताया कहां तक फैली हुई है, बुरहानपुर दर्रे तक ये फैली हुई है। अब
फैली हुई है। अब इसके अंतर्गत 7 पहाड़ियां आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊं कि सतपुड़ा, जब आप इस शब्द को तोड़ोगे यानी सतपुड़ा अर्थात 7 पहाड़ियां, 7 पहाड़ियों को मिलाकर एक नाम बना है, जिसका नाम बना है वो बना है सतपुड़ा। तो आप जब सतपुड़ा को शब्द का अर्थ समझोगे तो अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर 7 पहाड़ी हो, तो यही 7 पहाड़ियों के नाम पर इस पूरी पहाड़ी का रेंज का नाम पड़ गया सतपुड़ा, और इसको प्राचीन महाकाव्यों में पर्यात्र पर्वत भी कहा जाता था। अब ये 7 पहाड़ी कौन कौन सी है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, आपको सीधे एक फ्लो में याद करते जाना है कि राजपीपला, अखरानी, मथवार, बड़वानी, राजपीपला, अखरानी, मथवार, बड़वानी, बीजागढ़, ग्वालीगढ़ और असीरगढ़ की पहाड़ियां। पश्चिम से पूर्व का क्रम भी कई बार पीएससी पूछ सकता है और यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पीएससी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मथवार और अखरानी की पहाड़ियां, मथवार, और स्पष्ट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं स्पष्ट लिखता हूं कि मथवार, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम, कि मथवार और अखरानी की पहाड़ियां मथवार और अखरानी की पहाड़ियां किस नदी बेसिन का भाग है, किस नदी बेसिन का भाग है, और इसमें दिया गया था नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी और केन नदी। तो निश्चित रूप से जब आप लोकेशन राजपीपला श्रेणी की आप देखोगे मैप में, तो राजपीपला श्रेणी हमारी यहां पड़ती है और यहीं से एक नदी गुजर रही है जो ब्लू लाइन बनी हुई है। मान के चलो ये जो ब्लू लाइन बनी हुई है किस नदी की है, नर्मदा नदी की है। तो राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत जो 7 पहाड़ी बताई, और ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मथवार और अखरानी की जो पहाड़ियां हैं वह किस नदी बेसिन का भाग है, तो उसका सिंपल सा आंसर था नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन पूर्व में पीएससी 2023 में पूछ चुका है। तो सोचिए आज अभी तक लगभग मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको प्रीवियस बता दिए, यानी कि ये मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला का जो टॉपिक है अपने आप में मस्ट है और बहुत कंपलसरी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपको पूरी पहाड़ियां स्पष्ट रूप से क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए क्रम में, पश्चिम से पूर्व। मैं बार बार कह रहा हूं, आप बार बार फ्लो में याद करिए कि राजपीपला, अखरानी, मथवार, बड़वानी, बीजागढ़, ग्वालियर, असीरगढ़, कि राजपीपला, अखरानी, मथवार, बड़वानी, बीजागढ़, ग्वालियर और असीरगढ़ पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। अब राजपीपला श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है चूलगिरी। क्या नाम है, चूलगिरी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12-15 मीटर। आपको इस फैक्ट को याद करना ही पड़ेगा। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है। तो राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, चूलगिरी, 12-15 मीटर, बड़वानी जिला। नेक्स्ट असीरगढ़ की पहाड़ियां जो मैंने आपको बताई यहां पर, यदि असीरगढ़ की पहाड़ी को क्या कहा जाता है, दक्षिण का प्रवेश द्वार। आपको याद हो कि सन 1601 का वो समय था जब बादशाह अकबर ने बुरहानपुर के असीरगढ़ के किले पर आक्रमण करा, और इसी असीरगढ़ के किले को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था, सोने की चाबियों से इसको खोला था। और असीरगढ़ के किले को जब अकबर ने जीता और अपने पुत्र दानियाल को असीरगढ़ का किला सौंपा, और इस प्रकार इसका जो प्राचीन नाम था वो था खानदेश, और खानदेश का नाम अकबर ने बदलकर इसका नाम रख दिया था दानदेश, क्योंकि अपने पुत्र दानियाल को जब ये क्षेत्र सौंपा तो खानदेश का नाम बदलकर दानदेश कर दिया था। और ये जो विजय थी वो असीरगढ़ की विजय थी। और असीरगढ़ पर आक्रमण अकबर ने कब किया, 1601 में, जो अकबर का अंतिम आक्रमण था, और इस किले को अकबर ने सोने की चाबी से खोला था। ये पूरा फैक्ट आपको याद इतिहास के संबंध में भी होना चाहिए। तो हमने पढ़ी राजपीपला की पहाड़ी, पश्चिमी भाग, विस्तार गुजरात मध्य प्रदेश, बुरहानपुर दर्रे तक इसका विस्तार है, गुजरात प्लस मध्य प्रदेश बुरहानपुर दर्रे तक। 7 पहाड़ियां थी, इन्हीं 7 पहाड़ियों के नाम पर सतपुड़ा नाम पड़ा है। सतपुड़ा का अर्थ होता है 7 पहाड़ियां, और इनसे नाम पड़ा सतपुड़ा। और ये पहाड़ी पूरी आपको क्रम से याद होना चाहिए, राजपीपला, अखरानी, मथवार, बड़वानी, बीजागढ़, ग्वालीगढ़ और असीरगढ़। अब राजपीपला पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी वो चूलगिरी
12-15 मीटर बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा असीरगढ़ की जो पहाड़ी, इनको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यही असीरगढ़ का किला था जहां पर 1600 में अकबर की अंतिम विजय से माना जाता है उस किले को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला था। इस प्रकार हमारी राजपूत श्रेणी समाप्त होती है। नेक्स्ट श्रेणी पर हम चलते हैं जिसका नाम है महादेव श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट ये श्रेणी है, महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी कैसा भाग है? मध्य भाग है। इसका विस्तार मैंने ये आपको मैप में बताया, खंडवा से सिवनी जिले तक इसका विस्तार है। इसके अंतर्गत प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, कौन सी है? धूपगढ़ 1350 मीटर आती है। अब धूपगढ़ के अलावा इसमें प्रमुख चोटियां हैं जैसे पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल, ये यहाँ की बहुत महत्वपूर्ण चोटी है। अब चौरागढ़ आपको क्यों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पचमढ़ी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी 212 सेंटीमीटर, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र पचमढ़ी है। इसके अलावा चौरागढ़ पर एक महादेव है जिनको चौरागढ़ महादेव के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर त्रिशूल भेंट चढ़ाए जाते हैं, वो महादेव श्रेणी पर स्थित है। नंदीगढ़ भी महत्वपूर्ण चोटी है, कालीभीत भी महत्वपूर्ण चोटी है, जो कि तवा नदी का उद्गम स्थल कालीभीतिया, यहाँ पर ही मुल्ताई से, बैतूल से आपकी ताप्ती नदी का भी उद्गम होता है। तो महादेव श्रेणी अपने आप में मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मध्य भाग विस्तार खंडवा से सिवनी जिले तक, जिसके अंतर्गत प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर आती है। इसके अलावा अन्य चोटी में पचमढ़ी, चौरागढ़, नंदीगढ़, कालीभीत, बैतूल भी आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने जो पढ़ा, हमारा महादेव श्रेणी हमने पढ़ी। महादेव श्रेणी के बाद हम बात करेंगे सामान्यतः पूर्वी श्रेणी, जिसका नाम है मैकल। मैकल श्रेणी की हम बात करते हैं। मैकल श्रेणी सबसे पहली बात, सतपुड़ा का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। अब पूर्वी भाग होने के साथ साथ इसका आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार। मैंने मैप में आपको स्पष्ट बनाया है, जैसे आप मैप देखोगे तो एमपी का जब मैप देखो तो मैंने इसका डिजाइन कैसे बनाया? अर्धचंद्राकार। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे चांद होता है ना, ऐसे इसी प्रकार का मैंने इसका डिजाइन बनाया हुआ है। तो अर्धचंद्राकार इसका क्या है? डिजाइन अर्धचंद्राकार रूप में ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व, कौन सी दिशा है ये दक्षिण पूर्व। जैसे अभी आपको मैप बनाया कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसके बीच की जो दिशा होती है इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। और मध्य प्रदेश हमने दक्षिण पूर्व की सीमा तय करती है। मैकाल श्रेणी दक्षिण पूर्व में फैली हुई है। तो हम चलते हैं कहां पर? अपनी मैकल श्रेणी पर। मैकल श्रेणी का आकार कैसा है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार, जैसे भगवान महादेव के मस्तक पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा सुशोभित है, ठीक उसी प्रकार अर्धचंद्राकार रूप में हमारे दक्षिण पूर्व की सीमा पर मैकल श्रेणी मध्य प्रदेश पर सुशोभित होती है। जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण चोटी में अमरकंटक, अचानक मार्ग जो कि जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र है, और किरार घाटी, इसका नाम अधिकतर बच्चों ने सुना होगा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर के आसपास देखने को मिलता है। और यह मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के बीच एक विवादित स्थल है, जिसके कारण ही कई किताबों में तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिल जाता है, लेकिन कई किताबों में इसी 7 वर्ग किलोमीटर को कम करके इसका क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है। यदि कई किताबों में आपको 245 मिले तो समझ जाना उसमें किरार घाटी के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ को सौंपा गया है। तो ये अमरकंटक, अचानक मार्ग, किरार घाटी का जो क्षेत्र है मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में है वो है अमरकंटक 1067 मीटर, जबकि ओवरऑल जो सबसे ऊंची चोटी है वो है बदरगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है 1176 मीटर के साथ। अब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो खनिज देखने को मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रदेश में जो सबसे ज्यादा खनिज मिनरल्स जो देखने को मिलते हैं वो हमें मैकल श्रेणी में देखने को मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो मैकल श्रेणी पूर्वी भाग, आकार अर्धचंद्राकार, इसके अंतर्गत अमरकंटक, अचानक, किरार घाटी जैसे फेमस क्षेत्र आते हैं। किरार घाटी में आपको 7 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ के बीच कैसा एक विवादित स्थल है, विवाद का विषय है, जिसके कारण से हमें कई किताबों में तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मिल जाता है, लेकिन इसके कारण 7 वर्ग किलोमीटर कम करके कई किताबों में हमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 भी देखने को मिलता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो अमरकंटक 1067 मीटर है, लेकिन ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी इसकी छत्तीसगढ़ के भाग में आती है, जो कि बदरगढ़ 1176 मीटर पड़ती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खनिज इसी श्रेणी में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमने सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल श्रेणी को संपूर्णता से समझा, और निश्चित रूप से मैं आपको मतलब ये कह सकता हूं कि जब भी क्वेश्चन यदि पीएससी विंध्याचल या सतपुड़ा से पूछेगा तो इन स्लाइडों से या इस बोर्ड से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियों में जो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे
सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है प्रदेश की। आपको पहला वर्ड याद करना है स्पष्ट रूप से कि पहला वर्ड क्या कह रहा है। पहला वर्ड कह रहा है प्रदेश की। पहला वर्ड क्या कह रहा है, प्रदेश की। प्रदेश की सबसे ऊंची, प्रदेश, मैंने आपको पहले वर्ड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो आप बताएंगे सर धूपगढ़। धूपगढ़ किस श्रेणी का भाग, मैंने अभी आपको पढ़ाया बिल्कुल जस्ट, महादेव श्रेणी का भाग है। कितनी ऊंचाई है, 1350 मीटर ऊंचाई है सर। नेक्स्ट वो पूछ रहा है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आप मुझे बताइए। तो सब सर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी तो धूपगढ़ ही है, क्योंकि धूपगढ़ और सतपुड़ा का संबंध तो गहरा है, क्योंकि सतपुड़ा के अंतर्गत ही महादेव आती है, महादेव के अंतर्गत धूपगढ़ आती है, जो कि मध्य प्रदेश साथ साथ सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप बताओ कि चलो ये तो बता दिया कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपने बता दी कि सर धूपगढ़ है, क्या धूपगढ़ को ही सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो नहीं भाई, सतपुड़ा की जो रानी है वो है पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं, पचमढ़ी। और मैंने अपनी पूर्व की क्लास में बताया कि पचमढ़ी अपने आप में ग्रीष्मकालीन मध्य प्रदेश की राजधानी भी क्या है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, प्लस इसको सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मैकल पर्वत की मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है पहली की स्लाइड में, कौन सी है, अमरकंटक 1067 कौन सी है, अमरकंटक, जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कितनी ऊंचाई, 1067 मीटर। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, मैंने अपनी आपको स्लाइड में पढ़ा है जिसका नाम क्या था, चूलगिरी। कितनी ऊंचाई है सर, 12-15 मीटर। याद होना चाहिए प्रत्येक की ऊंचाई, क्वेश्चन सीधे बने। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में सर हमें देखने को मिलती है, और ये अमरकंटक हमें अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये भी मैंने अपनी पूरी क्लास में पढ़ाया सर, कौन सी है, सिद्ध बाबा चोटी जो है वो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है, जो कि दतिया जिले में हमें अधिकतर देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी बताओ सर, मध्य भारत के पठार की। तो मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी है टोंगरा। कौन सी चोटी है, टोंगरा, जिसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर आपको देखने को मिलेगी, जो किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, श्योपुर को देखने को मिलती है, जिसे मध्य प्रदेश का इथोपिया भी कहते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी बताइए सर, मालवा पठार की भी सबसे ऊंची चोटी मैंने क्लास में बता चुका हूं, जिसकी ऊंचाई है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 881 मीटर है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देखने को मिलती है। किस जिले में, इंदौर जिले में देखने को मिलती है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि सर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी नहीं बताई, तो वो भी पढ़ लीजिए सर। विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया था अपनी पहली स्लाइड में, सद्भावना शिखर। इसके अलावा इसको गुडविल या इसको कालूमर या इसको कालुम्बे शिखर भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है, जो किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है सर, दमोह में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये किस श्रेणी का भाग है, तो ये भांडेर श्रेणी का भाग है, और विंध्याचल की सबसे ऊंची श्रेणी भांडेर श्रेणी ही है। तो इस प्रकार हर क्वेश्चन का हमने जवाब देखा, और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि इसमें से क्वेश्चन बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है, बार बार रटने से आपको ये फैक्ट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है कुछ विशेष तथ्य क्या है सर। अब विशेष तथ्य यह कि सर पहला तो है भोपाल। क्या भोपाल पहाड़ियों पर बसा है, बिल्कुल। जिस प्रकार हमारा बांधवगढ़ 7 पहाड़ियों से, शायद 32 पहाड़ियों से, हमारा बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से, बांधवगढ़ जो है 32 पहाड़ियों से बंधा हुआ है। बांधवगढ़ को जब मैं आपको बात करूं, बांधवगढ़ कितनी पहाड़ियों से, 32 पहाड़ियों से बंधा हुआ है, इसलिए इसका नाम कैसा पड़ा है, बांधव का अर्थ बंधना। कितनी पहाड़ियों से बंधा है बांधवगढ़, 32 पहाड़ियों से बंधे होने के कारण इसका नाम पड़ा है बांधवगढ़। ठीक उसी प्रकार भोपाल हमारी 5 पहाड़ियों पर बसता है।
भोपाल कितनी पहाड़ी पर बसता है सर? 5 पहाड़ियों पर भोपाल बसता है। कौन कौन सी सर? श्यामला, नेवरी, कटारा, अटेर और ईदगाह। श्यामला, नेवरी, कटार, अटेर और ईदगाह पहाड़ी पर हमें भोपाल बसा हुआ है। इन 5 पहाड़ियों पर भोपाल देखने को मिलता है, जबकि बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण बंधा हुआ है, बांधवगढ़ कहलाता है। नरो हिल्स, अब ये नरो हिल्स कई बच्चों पहली बार सुनते हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में सर? सतना। ध्यान रखना, सतना में, ये मैयर में नहीं। सतना किस लिए फेमस है सर? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी के लिए जो मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है वो है सामान्यतः नरो हिल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को सुनाई नहीं पड़ता है कि नरो हिल्स आज तक हमने मध्य प्रदेश में नहीं सुना, लेकिन अब आप सुन लो, क्योंकि आप ऐसी जगह पर आए हो कि मैं गारंटी देता हूं कि इस बोर्ड से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। नरो हिल्स सतना जिले में पड़ता है। किस लिए फेमस है सर? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का एक क्षेत्र है नरो हिल्स, जो कि जिले में है, सतना जिले में। नेक्स्ट लॉन्जी हिल्स कहां पर है सर? बालाघाट। लॉन्जी हिल्स कहां है? बालाघाट। लमेटा हिल्स सर कहां है? जबलपुर। इन दोनों को याद करना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा कर देते हैं। तो लॉन्जी हिल्स कहां है? बालाघाट। लमेटा हिल्स जबलपुर। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रगान में मध्य प्रदेश की कौन सी श्रेणी का नाम शामिल है? जिस बच्चे को राष्ट्रगान याद होगा वही इसका आंसर लगा पाएगा, और राष्ट्रगान याद नहीं है तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं है। तो इसका जो वो है वो सामान्यतः विंध्य, कि विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। तो ये जो नाम है वो है विंध्याचल श्रेणी का नाम देखने को मिलता है। विंध्य श्रेणी में सर्वाधिक चूना पत्थर क्या होता है? प्राप्त होता है, जिस कारण से सबसे ज्यादा आपको जो सीमेंट इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी वो आपको विंध्याचल रेंज में देखने को मिलती है, सीमेंट इंडस्ट्री। क्वेश्चन यहां से सीधा पूछ सकता है, एक तो ये कि किस श्रेणी में चूना पत्थर सर्वाधिक है? विंध्याचल श्रेणी। चूना पत्थर सर्वाधिक होने के कारण सीमेंट इंडस्ट्री का विकास सर्वाधिक हुआ है विंध्याचल श्रेणी में। जैसे सतना हो गया, सतना में हमारे कई सारे प्लांट है, कैमूर सीमेंट प्लांट, मैयर हो गया। इन दिनों में आपको काफी बड़े स्तर पर सीमेंट फैक्ट्री देखने को मिलती है, कारण क्योंकि विंध्याचल पर्वत में चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। अमरकंटक की सौंदर्यता, नेक्स्ट लाइन ये कह रही है, अमरकंटक की सौंदर्यता का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है मेघदूतम। मेघदूतम किसकी रचना है? कालिदास जी की। कालिदास की रचना मेघदूतम से हमें अमरकंटक के सौंदर्यता का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें एक यक्ष और यक्षिणी अपने विरह के लिए जब संदेश भेजते हैं एक दूसरे को, तो वो मेघों का यानी बादलों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है मेघदूतम। जब बादलों को दूत बनाकर अपना संदेश भेजाया जाए तो सामान्यतः उसके ऊपर ही कालिदास ने एक प्रेम कथा के ऊपर एक सामान्यतः ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मेघदूतम, और इसमें अमरकंटक की सौंदर्यता का बहुत ही सौंदर्यपूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अमरकंटक का एक अन्य नाम है तीर्थराज। अमरकंटक को क्या कहा जाता है? तो तीर्थराज। क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि तीर्थराज किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो अमरकंटक को कहा जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा का संधि स्थल भी कौन है? अमरकंटक। विंध्याचल और सतपुड़ा का जो संधि स्थल है वो भी क्या है सर? अमरकंटक। जैसे मैप मैंने आपको बनाया, जैसे मैप हम बनाए एमपी का, रफली मैप बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया यहां से कौन सी सिटी जा रही थी सर? विंध्याचल जा रही थी। आपको ऐसे बनाना है। फिर यहां से कौन सी जा रही थी? सतपुड़ा। और ये कौन सी गई? अब यहां पर ये पड़ता हमारा क्या? अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक। तो अमरकंटक को हम क्या कहते हैं? विंध्याचल प्लस सतपुड़ा का संधि स्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से प्राप्त होता है। ये हमारी विंध्याचल और ये हमारी सतपुड़ा, और दोनों का मिलन बिंदु संधि स्थल अमरकंटक। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो आपको ये पूरे फैक्ट, विशेष तथ्य को विशेष महत्व देना है, और ये एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। जब मैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा उन क्वेश्चनों में यहीं से मैं क्वेश्चन पुटअप करूंगा, और फिर देखता हूं कि किन बच्चों को क्लास में बेहतर समझ में आया और किन्होंने इसका सही आंसर दिया। अब महत्वपूर्ण पठार, ये भी आपको एमपी की क्लास में यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ा था, ये आप इनके नाम खुद पहली बार सुनोगे। जैसे सोंदवाड़ा का पठार, उज्जैन देवास। आप मैप में इनकी लोकेशन में आपको बनाता हुआ चलता हूं, जैसे
अब यहाँ पर हम एक एक करके बनाते चलें। जैसे पहला है सोंदवाड़ा का पठार। सोंदवाड़ा पठार कहाँ बता रहा है? उज्जैन देवास। तो लोकेशन भी हम बता दें, उज्जैन देवास। ये रहा हमारा, ये हमारा सोंदवाड़ा, सोंदवाड़ा का पठार कहां पर सर? उज्जैन देवास। लोकेशन हमने बनाई। नेक्स्ट लोकेशन हमें बनानी कंजारदा पठार। कहां पर बता रहा है? नीमच। नीमच कहां पड़ता है? ये रहा। तो ये कौन सा पठार सर? कंजारदा का पठार। कंजारदा पठार कहां पर? नीमच सर। नेक्स्ट बोल रहा है कौंतेल का पठार। कहां पर? मंदसौर। मंदसौर बिल्कुल नीमच के नीचे है। कौन सा पठार सर? कौंतेल का पठार। कौंतेल का पठार। कौंतेल पठार कहां पर पड़ता है हमारा? मंदसौर में। नेक्स्ट वो बोल रहा है कुकराल का पठार। कुकराल पठार पहली बार आप नाम सुन रहे होगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो बच्चा झटपटाता है, यार हमसे कहां से में से पठार हो गया। तो इसलिए मैं आपको ये स्लाइड बता रहा हूं, मस्ट इंपोर्टेंट ये स्लाइड यहाँ पर है। तो कौन सा पठार है? कुकराल पठार, सिवनी छिंदवाड़ा। ये रहा हमारा सिवनी और छिंदवाड़ा। कौन सा पठार है? कुकराल का पठार। कुकराल पठार, सिवनी और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट उमटवाड़ा का पठार, सीहोर। सीहोर कहाँ है? भोपाल के बगल में सीहोर। कौन सा पठार है सर? उमटवाड़ा। उमटवाड़ा का पठार। उमटवाड़ा, उमटवाड़ा पठार कहां पर सर? सीहोर। नेक्स्ट खिंचीवाड़ा का पठार, गुना। गुना कहाँ है? शिवपुरी के बगल में। ये रहा गुना। ये रहा हमारा गुना। कौन सा पठार? खिंचीवाड़ा का पठार। खिंचीवाड़ा का पठार कहां पर? गुना में सर, गुना में। नेक्स्ट लश्कर का मैदान कहाँ है? ग्वालियर। जरा लश्कर का मैदान कहां पर है? लश्कर का मैदान ग्वालियर। लश्कर मैदान, लश्कर मैदान कहां पर है? ग्वालियर, भिंड वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। खिंचीवाड़ा का पठार सर तो मैं लिख देता हूं गुना में। उमटवाड़ा का पठार मैं लिख देता हूं सीहोर में। फिर कुकराल का पठार छिंदवाड़ा सिवनी में। फिर सोंदवाड़ा का पठार उज्जैन देवास में। कंजारदा का पठार नीमच में। और कौंटेल का पठार मंदसौर में आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस पूरी स्लाइड को पढ़िए, इस पूरी क्लास को आप स्पष्ट रूप से देखना। 12 स्लाइड मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। इस पूरी स्लाइड के साथ जब आप इस क्लास को पढ़ोगे और इसके खुद के नोट्स बनाओगे, तब महसूस होगा कि यार वास्तविकता में आज हमने मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों को गहराई से पढ़ा है और समझा है। और निश्चित रूप से मैं गारंटी देता हूं कि जब पीएससी में क्वेश्चन इस क्षेत्र से या इस टॉपिक से आएगा, मैं भी यहाँ खड़ा रहूंगा और आप भी यूट्यूब पर बैठना और एक एक क्वेश्चन को मैं स्लाइड से पकड़कर उठाऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन इस बोर्ड से बाहर नहीं जाने दूंगा किसी भी टॉपिक से। ये मेरा आपसे वादा है। बस कंधे से कंधा मिलाकर आपको मेरे साथ मेहनत करनी है और इसी प्रकार की और क्लासें निरंतर चलती रहेंगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन में 35 लगभग क्वेश्चन में बनाता हूं हर टॉपिक के, जिससे एक टॉपिक हमारा मजबूत उस पर क्या हो जाए? पकड़ हो जाए। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो इसी टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रहेगी। उस क्लास में जुड़ना आप ना भूलें। तो इसी के साथ मैं वाणी विराम देता हूं। आप इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। धन्यवाद।